विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, जनरल सुलेमानी का संबंध केवल ईरान से नहीं, उनके हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए। ईरान, रूस और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया पहला फैसला, कसूरवार शख्स दिनेश यादव को 5 साल की सजा। बुल्ली बाई के बाद क्लब हाउस ऐप मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी, महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। ईरान और भारत के बीच दिलचस्प फुटबॉल मैच, महिला टीमों ने दिखाया दम, मैच रहा ड्रॉ। आज की हम खबरों की शुरुआत करेंगे ईरान से, जहां ईरानी राष्ट्रपति आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने सिपाह पासदारान के कमांडर जनरल सुलेमानी के हत्यारों पर एक बार फिर मुकदमा चलाए जाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने रशिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध केवल ईरान के लोगों के साथ नहीं था और न उनका संबंध केवल मुसलमान समाज से था, बल्कि मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी ने लोगों को इंसानियत के दुश्मन यानी आतंकवादी गुट दाइश से निजात दिलाई है। जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की रक्षा की, उसी तरह गैर मुस्लिमों को भी आतंकवादियों के चंगुल से बचाया। ऐसे रियल हीरो के हत्यारों को बख्शा नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति रईसी ने जोर देकर कहा है कि इराक और सीरिया में जनरल कासिम सुलेमानी की मौजूदगी का मकसद आतंकवाद से मुकाबला था। वो इंसानों को निजात दिलाने के लिए वहां गए थे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस आधार पर जनरल कासिम सुलेमानी आतंकवाद से मुकाबले के महानायक हैं। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि जो लोग इस तरह का बड़ा अपराध अंजाम देते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मजलूम की रक्षा और जालिम को दंडित करने का वादा सच्चा है और ये होकर रहेगा। राष्ट्रपति रईसी ने वियना में होने वाली परमाणु टॉक के बारे में कहा कि ईरान बातचीत को लेकर बहुत गंभीर है और अमेरिका द्वारा अपने वादों पर अमल न करना परमाणु समझौते के आगे न बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि अब तक हम जिस चीज़ के गवाह थे वो अमेरिका की तरफ से परमाणु समझौते पर अमल न करना है। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला इस समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वियना बातचीत में हिस्सा लेने वाले 3 यूरोपीय देशों ने भी परमाणु समझौते में अपने वादों पर अमल नहीं किया है। अगली खबर में अब हम बात करेंगे एशिया के 3 पावरफुल कंट्रीज़ की, जिन्होंने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ईरान, चीन और रूस की नौसेना और वायुसेना इकाइयों का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक साथ के नारे के साथ 17,000 वर्ग किलोमीटर में आज सुबह से उत्तरी हिंद महासागर में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में विभिन्न प्रकार के सामरिक अभ्यास जैसे डूबते हुए जहाज को बचाना, अपहृत जहाज को छुड़वाना, टारगेट पर शूटिंग करना, रात में हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाना और अन्य सामरिक अभ्यास शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को मजबूत करना, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करना, समुद्री खतरों से बचाव के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान और परिचालन और सामरिक अनुभवों का आदान प्रदान करना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद है। ईरान, चीन और रूस का यह तीसरा संयुक्त अभ्यास है। लेकिन सवाल यह है कि यह सैन्य अभ्यास सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक खुली चुनौती है। अगली खबर में हम बात करेंगे 2020 की दिल्ली हिंसा की, जिनमें कोर्ट की तरफ से पहला फैसला आया है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों में भूमिका के लिए दिनेश यादव नाम के एक व्यक्ति को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। साल 2020 की शुरुआत में हुए इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली में कई दशकों बाद इतनी भयानक हिंसा हुई थी। दंगे शुरू होने से पहले कुछ महीने में दिल्ली और देश के कई स्थानों पर नागरिकता के कानून में संशोधन को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में पिछले महीने अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दिनेश यादव उन 150 से 200 बलवाइयों की भीड़ का हिस्सा था
जिन्होंने मनोरी नाम की एक महिला के घर में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग लगा दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश यादव को दिल्ली दंगों में भूमिका के लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई। फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए सजा पाने वाले दिनेश पहले व्यक्ति हैं। दिनेश के पिछले महीने ही एक 73 वर्षीय महिला के घर में लूटपाट करने, उसे जलाने वाले दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा होने का दोषी पाया गया था। उन्हें 12 दिसंबर 2021 को अदालत ने आईपीसी की धारा 143 यानी अनलॉफुल असेंबली, धारा 147 यानी दंगा भड़काना, धारा 148 यानी हथियारों के साथ दंगे में शामिल होना, धारा 457 यानी किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना, धारा 392 यानी चोरी करना, धारा 436 यानी घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करना, इन मामलों में दोषी पाया गया था। अदालत ने दिनेश को दोषी करार देते वक्त कहा था कि वे दिल्ली के भागीरथ विहार इलाके में 200 से 300 लोगों की गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था, जिसने वहां दंगों में हिस्सा लिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयान से पता चलता है कि गैर कानूनी सभा में शामिल दंगाई एक समुदाय के थे और जिनके घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और जला दिया गया, वे भी सिर्फ एक ही समुदाय के थे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में 23 फरवरी 2020 को शुरू हुए दंगे में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे। इनके साथ ही कई लोगों के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। इसे बीते 7 दशक में दिल्ली में हुए सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा कहा गया। अगली खबर में हम बात करेंगे क्लब हाउस ऐप की। पिछले दिनों जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही थी, वो थी बुल्ली बाई ऐप। और बुल्ली बाई के बाद क्लब हाउस ऐप मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा से गिरफ्तारी की है और आरोपी यश को चैट का मॉडरेटर और स्टॉकर बताया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाम आकाश है, वहीं दूसरा आरोपी शनव कक्कड़ है जो बीकॉम का छात्र है। वहीं तीसरे आरोपी का नाम यश पराशर है और वो लॉ का स्टूडेंट है। उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा से गिरफ्तारी की है। बता दें कि एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर मुंबई साइबर पुलिस जाँच कर रही है। यश चैट का मॉडरेटर और स्टॉकर है। ट्रांजिट रिमांड के बाद तीनों को मुंबई लाया जाएगा। 2 दिन पहले ही मुंबई की एक संस्था ने भी क्लब हाउस चैट में मुस्लिम महिलाओं की बदनामी का आरोप लगाया था। ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को क्लब हाउस ऐप को पत्र लिखकर उससे कथित ऑडियो चैट समूह के आयोजक के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कुछ अश्लील टिप्पणियां की गई थीं। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इकाई ने एक दिन पहले ही इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह इकाई विशेष प्रकोष्ठ की देखरेख में काम करती है। इससे पहले बुल्ली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को नीलामी के लिए डाला गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। आइए अगली खबर में अब हम देखते हैं ईरान और भारत की महिला फुटबॉल टीम के बीच हुए मैच की कुछ झलकियां। ईरानी और भारतीय महिला फुटबॉल टीमों के बीच एक दिलचस्प मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई महिला फुटबॉल कप 2022 का पहला मैच चीन और चीनी ताइपे के बीच था, जिसमें चीनी टीम ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को 4 गोल से हराकर पहला स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में ईरानी और भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी आमने सामने थीं। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी महिला फुटबॉल टीम पहली बार किसी विश्व टूर्नामेंट में भाग ले रही थी और उसने अनुभवी भारतीय टीम के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम काफ़ी अनुभवी है और अब तक 9 विश्व कप टूर्नामेंटों में भाग ले चुकी है। भारतीय टीम 2 बार चैंपियन के खिताब से भी चूक चुकी है और लगातार एशिया कप के लिए प्रयासरत है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2023 विश्व कप जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हमारा खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक था। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।